फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स वाला सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सुपर स्पीड खो खो जो गेम है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से खेला जाता है, क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके, वो हम जानते हैं। जैसा नेम बता रहा है सुपर स्पीड खो खो, ये गेम एक्चुअल में ही सुपर स्पीड गेम है। अब आगे आ जाते हैं हम और देखते हैं इस गेम में क्या-क्या खास है। इस गेम की जो गवर्निंग बॉडी है वो सुपर स्पीड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है और जो कि पावर्ड बाय संघर्ष ट्रस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो लोगो में। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि इस गेम में क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोड ऑफ द गेम के बारे में। तो कोड जो है सो आप देख सकते हो वीडियो में, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 सिटिंग बॉक्स बनाई गई है। 1, 2 फिर यहाँ पे ये तीसरा सिटिंग बॉक्स, देन चौथा सिटिंग बॉक्स और ये 5वां सिटिंग बॉक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों ही साइड पे यहाँ पे पोस्ट होती है, जो जिसको खो-खो पोल बोला जाता है। तो अब इसकी अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो 20 मीटर्स बाय 20 मीटर्स 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ जो है इसकी वो 14 मीटर्स है। विड्थ यानी बी एंड ई और ए और डी अगर आप इमेज में देख पा रहे हो तो। और लेंथ की बात करें तो ए बी एंड डी ये इसकी लेंथ है। अब इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि पोस्ट से लेकर यानी पोल लाइन से लेकर जो फर्स्ट कोर्ट होती है, फर्स्ट जो सिटिंग बॉक्स बनाने के लिए कोर्ट बनाई जाती है, वो 2.50 मीटर दोनों ही साइड पे यानी पोल से लेकर फर्स्ट कोर्ट को 2.50 मीटर्स का बनाया गया है। उसके बाद 30-30 सेंटीमीटर की बॉक्स यानी 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स बनाया गया है। ये 30 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बॉक्स आप देख पा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स 5 सिटिंग बॉक्स होती है इसके अंदर यानी 5 प्लेयर सिटिंग एंड 1 प्लेयर जो है सो पोल के पास स्टैंडिंग रहता है, जो कि गेम को स्टार्ट करता है। सो इस तरीके से कुछ कोड की स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करूँ, सबसे पहले एंड लाइन है। एंड लाइन जो है सो फ्री जोन के बाद वाली लाइन, दोनों ही साइड पे उसको एंड लाइन दिया गया है जो कि 14 मीटर होती है। साइड लाइन जो है सो दोनों ही साइड्स पे जो लाइन होती है उसको हम साइड लाइन बोलते हैं। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये साइड लाइन है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये साइड लाइन है जो कि 20 मीटर 20 सेंटीमीटर की है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये ए डी और इस तरफ में बी ई, इस लाइन को जो है सो एंड लाइन का नाम दिया गया है। और ये पूरा ए बी डी ई मिलकर जो है सो इसका प्लेइंग एरिया बनता है, जिसको प्लेइंग फील्ड बोलते हैं और कोर्ट भी बोला जाता है इसे। पोस्ट की बात करें, पोल की बात करें तो दोनों ही साइड पे स्ट्रॉन्ग वुड की पोल होनी चाहिए जो कि 120 टू 125 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए एबव द ग्राउंड। एबव द ग्राउंड याद रखिएगा, 120 टू 125 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड उसकी लेंथ होती है। और ये परपेंडिकुलर जो है सो ग्राउंड पे लगाया जाता है, जिसके पोल लाइन के बीच में। और ये जो पोल लगाई जाती है दोनों कोर्ट को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। पोल की जो विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए जो कि 9 टू 10 सेंटीमीटर उसकी जो डायमीटर होनी चाहिए, यानी सर्कुलर एरिया में वो ऐसा पोल होना चाहिए। उसके बाद अदर ग्राउंड की बात करूँ तो सेंटर लेन होती है। सेंटर लेन जो है सो एक रेक्टेंगल लाइन है जो पोस्ट टू पोस्ट यानी दोनों पोल टू पोल लगी होती है। उसकी जो विड्थ होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी जो लेंथ ऑफ द सेंटर लेन की बात करें तो 10.70 मीटर्स इसकी लेंथ होती है, यानी पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो 10.70 मीटर्स होती है। क्रॉस लाइन की बात करूँ तो 30 सेंटीमीटर पे एक रेक्टेंगुलर क्रॉस लाइन होती है जो कि एवरी 30 सेंटीमीटर की जो बॉक्स होती है, स्क्वायर होती है, जिसे हम बोलते हैं सिटिंग स्क्वायर जिसे बोला जाता है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर की बात करूँ तो 230 सेंटीमीटर यानी सेकंड कोड, थर्ड कोड, फोर्थ कोड इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 2.30 मीटर या फिर 230 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट लाइन एंड फर्स्ट क्रॉस लेन, पोस्ट लाइन से लेके पहला क्रॉस लेन जो है वो 2.50 मीटर या फिर 250 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम इसे। देन फ्री जोन की बात करें तो फ्री जोन जो है सो 225 सेंटीमीटर यानी कि 2.25 मीटर पोल लाइन से लेकर एंड लाइन का जो एरिया होता है दोनों ही साइड पे, उसको हम फ्री जोन एरिया बोलते हैं। और इसे जो है सो 2.25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो 14 मीटर्स का ये होता है, यानी पूरा का पूरा जो पोल लाइन के पीछे का एरिया है उसे हम फ्री जोन एरिया बोलते हैं। उसके बाद लॉबी की बात करूँ तो लॉबी जो आप देख पा रहे हैं, लॉबी वर्ड जो है सो ये मोस्टली यूज किया गया है। एरिया जो है सो जो आपका साइड लाइन जहाँ पे खत्म होती है उसके दोनों ही साइड पे 1.5 मीटर की लॉबी बनाई जाती है। मोस्ट प्रोबेबली दिस लॉबी इज यूज्ड बाय रेफरीज। रेफरीज जो होते हैं पूरे मैच में कंट्रोल जो करते हैं, अंपायर्स जो कंट्रोल करते हैं, वो उस पे वॉक करने के लिए 1.5 मीटर की लॉबी बनाई जाती है। विड्थ ऑफ द लाइन की बात करूँ यानी लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए तो 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर सारे लाइंस की चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो होती है। और इसे जो है सो इन मेजरमेंट में इंक्लूड किया जाता है। एंट्री जोन की बात करूँ तो जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द रेफरी टेबल के लेफ्ट साइड पे जो है सो 1 मीटर की एंट्री जोन बनाई जाती है, जिससे कि रनर्स एंट्री करते हैं ग्राउंड के अंदर में।
1 मीटर इन विड्थ एंड फ्रॉम पोस्ट लाइन टू थर्ड लाइन तक, पोस्ट लाइन से थर्ड कोर्ट तक जो है सो ये बनाई जाती है, जहाँ से एंट्री जोन होती है, जहाँ पे रनर्स जो है सो खड़े रहते हैं एंटर करने के लिए। सिटिंग एरिया फॉर रिजर्व प्लेयर्स, यानी बाकी जो प्लेयर्स हैं, कोचेस, मैनेजर हैं, वो जो है सो आइदर साइड ऑफ द फील्ड, यानी जो फ्री जोन है उसके दोनों ही साइड पे दोनों ही टीम के बैठने के लिए सिटिंग एरिया बनाई जाती है। अब अगर मैं ग्राउंड और उसके बाद की बात करूँ तो प्लेयर्स बात कर लेते हैं, कौन से प्लेयर होते हैं सुपर स्पीड खो-खो में। वन इज चेज़र एंड अटैकर जिसको बोलते हैं, रनर्स और डिफेंडर्स। चेज़र वो होते हैं जो कोर्ट में बैठे होते हैं और जो चेजिंग करते हैं, पॉइंट स्कोर करते हैं रनर को आउट करने के बाद। अटैकर या फिर एक्टिव चेज़र उसे बोलते हैं, एक्टिव अटैकर जो कि डिफेंडर के पीछे भाग रहा होता है, दैट इज एक्टिव चेज़र एंड अटैकर। जो परस्यू करता है प्लेयर को आउट करने के लिए, डिफेंडर को आउट करने के लिए, वो अटैकर। रनर्स और डिफेंडर्स जिसे बोला जाता है, तो प्लेयर ऑफ द साइड अदर देन चेज़र, चेजिंग के बाद जो दूसरी टीम बचती है जो अंदर रनिंग कर रही होती है, उसे हम रनर्स बोलते हैं। जो भी रनर्स फील्ड के अंदर एक्चुअल में रनिंग कर रहे हैं, नॉट द वंस स्टैंडिंग इन द एंट्री जोन वाले के अलावा जो अंदर रनिंग कर रहे हैं, उसे हम डिफेंडर का नाम देते हैं। अब खो देने की बात करते हैं, खो कैसे देना है? खो जब भी अटैकर किसी दूसरे प्लेयर को खो देता है, तो उसमें क्लीन टच होनी चाहिए, वो भी हाथ से। आप बॉडी के किसी और पार्ट से टच करके खो नहीं दे सकते एंड लाउडली खो बोलना ज़रूरी है। अगर आप खो के अलावा किसी और वर्ड का यूज़ करते हैं, तो दैट विल बी गिवन एज़ फाउल। तो खो ही बोलना है। खो देते वक़्त ये कंपल्सरी है कि जो आपका फ्रंट फुट है या फिर बैक फुट है, वो जो है सो क्रॉस लाइन के पीछे, यानी जो क्रॉस लाइन होती है, जहाँ जिस क्रॉस लाइन पे आप खो दे रहे हैं, वो क्रॉस लाइन को पूरी तरीके से आपकी बॉडी पार्ट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सम ऑफ द बॉडी पार्ट उसके पीछे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तब होती है जब आप किसी और कोर्ट में खो दे रहे हैं। बट अगर आपने फर्स्ट एंड फिफ्थ चेज़र यानी नियरेस्ट टू द पोल, उसको अगर चेज़र को आपने टच किया है, तो आपको कंपल्सरीली खो देना ही पड़ेगा। आपको खो देना ही पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट या फिफ्थ चेज़र को टच किया है। बाकी और चेज़र के पास ऑप्शन है कि अगर आपने उनको टच किया और आपने खो नहीं दिया, तो इट इज़ अपॉन यू, आप खो नहीं भी दे सकते हैं। बट अगर आपको खो देना है तो कंपल्सरी टच होना चाहिए, उसके बाद खो अटर होनी चाहिए और आपकी कोई एक बॉडी पार्ट क्रॉस लेन से पीछे होना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कौन से फाउल होते हैं सुपर स्पीड खो-खो में। सुपर स्पीड खो-खो की बात करें तो फाउल क्या होती है? फाउल जो होती है, अटैकर या चेज़र जब कुछ वायोलेट करता है किसी रूल को, तो उसे फाउल बोला जाता है। और अगर आप चेजिंग के टीम में हो, अटैकिंग के टीम में हो, तो अगर कोई फाउल कमिट होती है तो उसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ बैक थ्रो। आपको बैक थ्रो देना होता है, जिसके बाद वो फाउल क्लियर हो जाती है और आप गेम चालू कर देते हैं। अगर मैं फाउल्स की बात करूँ तो सुपर स्पीड खो-खो में टू टेक अ डायरेक्शन दैट इज़ शोल्डर एंड फाउल। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने एक बार जिस डायरेक्शन में अपनी बॉडी टर्न की, आप उसी डायरेक्शन में आगे जा सकते हो, जब तक कि आपने नेक्स्ट को खो नहीं दिया या फिर आप पोल लाइन तक रीच नहीं हो पाए। अगर उससे पहले आपने अपनी बॉडी को किसी और साइड पे रोटेट कर लिया है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज़ अ डायरेक्शन फाउल और शोल्डर लाइन फाउल। रिसीट की बात करें तो आपने जहाँ तक पहुँचे हैं, आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते डायरेक्टली विदाउट क्रॉसिंग द पोल लाइन। अटैकर जब भी जा रहा होता है, तो ग्राउंड जो एरिया उसने कवर कर लिया होता है, उस एरिया में वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो वापस आता है, तो उसको अपोज़िट डायरेक्शन बोला जाता है, उसे रेसिडिंग का फाउल बोला जाता है। फ्री ज़ोन की बात कर लेते हैं। जब भी अटैकर जो है सो लूज़ कॉन्टैक्ट रखता है फ्री ज़ोन में, यानी फ्री ज़ोन में बिना फ्री ज़ोन के अंदर जाए ही वो वापस आ जाता है, तो लीव द फ्री ज़ोन का फाउल होता है। कीपिंग विदिन द रूल ऑफ टेकिंग डायरेक्शन एन अटैकर कैन चेंज इन डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन चेंज ही करनी है, पोल की लाइन से वापस भी आना, तो इट इज़ ऑप्शन कि आप एक फुट को पोल पे किक करके दूसरे पाँव को हवा में रखकर आप वापस भी आ सकते हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ फेयर प्ले। उसके बाद टच एंड खो की बात करें, कंपल्सरी है कि आप पहले टच करेंगे, उसके बाद खो वर्ड अटर होगा। अगर आपने पहले खो बोल दिया या फिर खो देते वक़्त हाथ टच नहीं हुआ, तो दैट फाउल विल बी टच एंड खो फाउल। अर्ली राइजिंग का फाउल है, अगर आपने खो देने से पहले ही आपका जो सिटिंग चेज़र था वो पहले से उठ जाता है, खो लिए बिना, या फिर आपने टच किया वो उठ गया, आपने खो नहीं बोला फिर भी वो अपने कोर्ट से उठ जाता है, तो दैट विल बी अर्ली राइजिंग फाउल। देन वन इज सेंटर लाइन फाउल। कोई भी मीन्स में चेज़र को अलाउ नहीं है कि वो सेंटर लाइन जो क्रॉस लाइन होती है उसको टच करे बाय एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अगर वो टच करता है तो दैट इज गिवन एज सेंटर लाइन फाउल। देन वी हैव कॉन्टैक्ट फाउल। कॉन्टैक्ट फाउल इज कि आपको जब भी आपको खो देना है तो आपका कोई एक बॉडी पार्ट क्रॉस लेन से पीछे होना चाहिए। अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया है फिर भी आप पीछे आकर खो देते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कॉन्टैक्ट फाउल। देन है फर्स्ट मैन टच। अगर फर्स्ट मैन जो बैठा है पोल के पास वाले, दोनों ही पोल के पास, फर्स्ट एंड फिफ्थ मैन, अगर आपने उसको टच किया
तो खो देना कंपल्सरी है। अगर फिर भी आपने खो नहीं दिया तो दैट विल बी फर्स्ट मैन टच फाउल। उसके बाद आती है बॉक्स फाउल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सिटिंग बॉक्स है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, उसके अंदर ही बैठे। अगर आप उसके अंदर नहीं बैठते हैं, आप उससे कोर्ट से बाहर निकल कर बैठते हैं या फिर पोल के नज़दीक जाकर बैठ जाते हैं, कोर्ट से बाहर बैठे हैं, तो बॉक्स फाउल दिया जाता है। देन उसके बाद है लाउड खो या फिर टॉकिंग। अगर आप बहुत धीरे-धीरे खो बोलते हैं जो ऑडिबल नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला कर रहे हैं ग्राउंड पे, बहुत ज़्यादा शाउटिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे, अननेसेसरीली शाउटिंग हो रही है ग्राउंड पे, तो लाउड खो या फिर टॉकिंग फाउल का भी सिग्नल फाउल दिया जा सकता है। अब इन सभी फाउलों को ठीक करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ बैक खो दे दीजिए। आप बैक खो दे दीजिए तो गेम कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद रनर और डिफेंडर के लिए भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं। रनर और डिफेंडर में क्या होता है कि अगर रनर जो प्लेइंग एरिया है उसके बाहर निकल जाता है खुद से और बाय रनिंग खुद को बचाते हुए कैसे भी, तो उसको आउट ऑफ द फील्ड बोला जाता है और वो आउट हो जाता है। रनर जो है सो एक बार जब उसने अपना पाँव प्लेइंग फील्ड में रख दिया तो उसको हम एंट्री मान लेते हैं। लेट एंट्री क्या होती है? अगर जब प्रीवियस बैच का आखिरी प्लेयर आउट होता है, उसके 2 खो देने के अंदर ही नेक्स्ट बैच को एंटर होना है। अगर नेक्स्ट बैच एंट्री करने में लेट हो जाती है तो दैट इज़ लेट एंट्री। तो 2 खो देने से पहले आखिरी प्लेयर के आउट होने के बाद और 2 खो देने से पहले दूसरी बैच को अंदर घुसना ज़रूरी है। अगर आप चेज़िंग या अगर आप रनर या डिफेंडर है तो ये ख़ास ध्यान रखना है कि अगर जो है सो आप जो बैठी हुई टीम है, चेज़िंग टीम है, उसको बार-बार टच कर रहे हैं, तो रेफरी आपको वार्निंग देंगे। वार्निंग देने के बाद भी अगर आप बार-बार चेज़िंग में टच किए रनिंग से अपने चेज़र्स को टच किए जा रहे हैं अपोनेंट टीम के, तो रेफरी आपको आउट दे सकता है। डिफेंडर्स जो है सो आउट डिक्लेयर दिया जा सकता है, अगर जो है सो किसी भी प्लेयर ने आपको चेज़र ने आपको टच किया, बिना किसी फाउल के, तो आपको आउट दिया जा सकता है। इन चीज़ों में आपको एक चीज़ बहुत ख़ास ध्यान रखना है, वो ख़ास ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर चेज़र और अटैकर गलत तरीके से धक्का देकर या फाउल प्ले के द्वारा रनर को बाहर धक निकालने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में जो है सो रनर को आउट नहीं दिया जाएगा। डिफेंडर्स तब भी आउट होंगे, रनर तब भी आउट होंगे जब वो खुद की गलती से बाहर निकल जाए या फिर अटैकर ने उन्हें आउट किया है टच करके बिना किसी फाउल के। ओके, तो गेम कैसे स्टार्ट होती है? गेम स्टार्ट करने के लिए रेफरी दोनों ही कैप्टन को ग्राउंड पे बुलाता है। जो रेफरी जो है सो सेंटर ऑफ द कोर्ट में खड़े होकर टेबल की तरफ स्कोरिंग टेबल की तरफ फेस करके दोनों ही कैप्टन को दोनों साइड पे खड़ा करते हैं और वो सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालने के बाद जो कोई एक कैप्टन कॉल करता है हेड्स या फिर टेल्स, जो टॉस जीतता है वो वहीं पे खड़े होकर इंडेक्स फिंगर को शो करता है सेंटर लाइन की तरफ। अगर सेंटर लाइन की तरफ शो किया इट मीन्स उसकी टीम चेजिंग करेंगे। अगर साइड लाइन की तरफ शो किया तो इट मीन्स उसकी टीम रनिंग करेंगी। इन सब के दौरान जो है सो जब वो क्रॉस हो जाती है फिर 5 चेज़र सिटिंग बॉक्स में बैठती है, सिटिंग स्क्वायर में बैठती है और 1 चेज़र जो है सो एनी साइड ऑफ द पोल यानी दोनों साइड के पोल में से किसी भी पोल के साइड में से वो गेम स्टार्ट करने के लिए खड़े हो जाता है। और इसके अलावा 2 रनर्स जो एक्टिव रनर्स होंगे वो ग्राउंड के अंदर एंट्री हो जाती है और उसके बाद जो है सो गेम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बाकी रनर्स जो है सो एंट्री ज़ोन में खड़े रहते हैं। रूल्स क्या-क्या है गेम की? रूल्स में जो है सो एक मैनेजर, एक कोच होने चाहिए, साथ में 12 प्लेयर जो है सो आपके कॉम्पिटिशन में आप रजिस्टर करते हो जिसमें से 6 प्लेयर्स प्लेइंग एंड 6 प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसके अलावा जो है सो इसमें 5-5 मिनट की जो है सो 4 इनिंग होती है या फिर 4 टर्न्स बोल सकते हैं उसे हम, जिसके बीच में एक हाफ टाइम होता है। हर टर्न के बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक होता है और हाफ टाइम के बीच में जो है सो 5 मिनट्स का ब्रेक होता है। यानी 5 मिनट का टर्न, देन 2 मिनट ब्रेक, अगेन 5 मिनट का टर्न, देन 5 मिनट का हाफ टाइम, देन अगेन 5 मिनट का टर्न, 2 मिनट ब्रेक एंड 5 मिनट का टर्न। सो इस तरीके से ये गेम चलती है। जो कैप्टन होते हैं चेजिंग टीम के, उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो पहले से ही मैच को कॉल कर सकता है। एक बार अगर वो ग्राउंड पे बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी लीड बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर हम जीत चुके हैं, फिर भी गेम कंटिन्यू है, तो वो रेफरी को अपने आर्म्स को उठाकर टाइम आउट के लिए कॉल कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है, तो हम रेफरी उसी वक़्त जो है सो मैच को फिनिश कर देते हैं, कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं। जो चेजिंग साइड होती है वो हर डिफेंडर के आउट करने पे 1 पॉइंट मिलता है। जब 6 के 6 डिफेंडर यानी 6 रनिंग टीम के प्लेयर आउट हो जाते हैं, तो वो 6 आउट होने के बाद वापस से फर्स्ट बैच अंदर आ जाती है। और किसी भी वक़्त के दौरान ये जो 6 जो बैचेस थे 2-2 के 3 बैच थे, वो ड्यूरिंग द टर्न चेंज नहीं हो सकती है। उस टर्न में तो चेंज नहीं हो सकती है, सेम बैचेस में उनको रनिंग करनी होती है। जब फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाती है, फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद
चेजिंग टीम के पास ये ऑप्शन होता है या रनिंग टीम के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर वो 9 पॉइंट के अराउंड आस-पास अगर वो लीड कर रहे हैं, तो वो सामने वाली टीम से फॉलो ऑन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 9 से ज़्यादा पॉइंट है तो कंपल्सरीली फॉलो ऑन के लिए ही जाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन की, तो एन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलाउड है अगर मैं चेजिंग टीम की बात करूँ और किसी भी टाइम ऑफ द मैच के। लेकिन रनर टीम की बात करूँ तो रनर की सब्स्टिट्यूशन तभी अलाउड है जब वो प्ले फील्ड के बाहर हो, यानी एंट्री लेने से पहले। एक बार प्लेयर ने रनर टीम ने एंट्री कर लिया, डिफेंडिंग टीम ने एंट्री कर लिया है, तो उनकी चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब भी सब्स्टिट्यूशन होती है तो इट इज़ कंपल्सरी कि जो चेज़र को सब्स्टिट्यूट करना है पहले वो बाहर आए, उसके बाद ही दूसरा सब्स्टिट्यूट अंदर जाएगा। जो सब्स्टिट्यूट होता है वो डायरेक्टली प्लेयर को आउट करने नहीं जा सकता, उससे पहले बैठना होगा, खो लेना होगा, उसके बाद ही वो आउट करने को जा सकता है। टीम्स तब तक ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे जब तक कि रिजल्ट का जो मैच का रिजल्ट है वो रेफरी डिक्लेयर ना कर दे। लास्ट 30 सेकंड्स में कोई सब्स्टिट्यूट अलाउड नहीं होती है, ओनली इन केस ऑफ सीवियर इंजरी सब्स्टिट्यूट अलाउड हो सकती है। ना कौन से ऑफिशियल्स चाहिए, कौन से रेफरीज चाहिए इस मैच को स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले जो है सो एक रेफरी चाहिए होता है जो ग्राउंड चेक करते हैं, टॉस करवाते हैं, मैच को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। अंपायर्स के में बीच में अगर कोई डिफरेंस आती है तो वो हेल्प करते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, येलो कार्ड, रेड कार्ड देना उनका काम है, स्कोर शीट चेक करना, टाइम को मैच करना टाइम कीपर के साथ, और एक जो गेम चल रहा है उसका प्रॉपर कंडक्ट हो, इसके लिए रेफरी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अंपायर्स होते हैं मैच में, हर मैच में 2-2 अंपायर होते हैं जिसे फर्स्ट अंपायर एंड सेकंड अंपायर बोला जाता है। फर्स्ट अंपायर एंड सेकंड अंपायर का काम है लॉबी में मूव करते रहना और गेम को चलाते रहना। उनका काम होता है डिसीजन देना, और उनका एक खास रोल है कि वो गेम फेयर प्ले में चले और सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा हो, वो देखना उनका काम होता है। देन कम्स टाइम कीपर। टाइम कीपर जो है सो एक लंबा व्हिसल और एक शॉर्ट व्हिसल के साथ गेम को स्टार्ट करता है, साथ में अपने स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर लेता है। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी मिनट, हर मिनट खत्म होने के बाद टाइम कीपर स्टैंड होकर बाहर आकर, रेफरी टेबल से बाहर आकर वो कॉल करते हैं 1 मिनट ओवर, 2 मिनट ओवर, 3 मिनट ओवर, इस तरीके से उनका कॉल करने का ड्यूटी होता है। देन इस गेम में 2 स्कोरर भी चाहिए होता है, स्कोरर 1, स्कोरर 2। स्कोरर 1 जो होता है वो सारे प्लेयर्स के नाम्स नोट डाउन करता है, प्लेयर लिस्ट चेक करते हैं, स्कोर शीट फिल करते हैं, मैच प्रोग्रेस फिल करते हैं, कितना-कितना हुआ, किसने किसको आउट किया, कितने पॉइंट हुए, एंड प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को भी वो रिकॉर्ड करते हैं। जो स्कोरर 2 होते हैं वो द ऑर्डर्स ऑफ डिफेंडर्स, कौन-सा डिफेंडर पहले बैच में गया, कौन से दूसरे बैच में, कौन से तीसरे बैच में, डिफेंडर को प्रॉपर प्लेस में बिठाना, सब्स्टिट्यूशन हुआ तो उसका ट्रैक करना, ये सब काम सेकंड स्कोरर का काम है, और सेकंड स्कोरर की ड्यूटी है कि वो फर्स्ट स्कोरर के साथ मिलकर पूरा सीट को फिल करने में हेल्प करे। देन क्या-क्या चीज़ चाहिए इस गेम को खिलाने के लिए? इस गेम के लिए चाहिए सबसे पहले 2 पोल, देन वी नीड स्ट्रिंग्स यानी रोप जिसे बोल सकते हैं, मेजरिंग टेप चाहिए, 2 स्टॉपवॉच होने चाहिए ग्राउंड के ऊपर, 2 रिंग्स होनी चाहिए जिसकी इनर डायमीटर 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब ये किस लिए चाहिए? तो जो पोल है उसकी चेकिंग के लिए कि आपकी जो पोल है वो उसकी डायमीटर परफेक्ट है कि नहीं। देन स्कोर शीट एंड परफॉर्मेंस काउंट होना चाहिए। स्कोर शीट रेफरीज फिल करते हैं, परफॉर्मेंस काउंट किसकी कितनी परफॉर्मेंस हुई है उसके लिए। ब्लैक कार्ड चाहिए होता है टाइम वाला, क्योंकि टाइम कीपर शो करता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ओवर। देन रेड एंड येलो कार्ड जो वार्निंग कार्ड्स होती है या फिर जो कार्ड दिए जाते हैं प्लेयर्स को उसके लिए। ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है एक सुपर स्पीड खो-खो गेम चलाने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। वी आर स्पोर्ट्स वाला सर। और इस गेम का अगले महीने सीनियर नेशनल भी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है जुलाई लास्ट वीक में, और हम इसी चैनल से लाइव आने वाले हैं उसमें। ज़रूर हमारे चैनल को ट्यून इन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमको। कुछ भी डाउट हो आपको इस गेम के बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। सारे डाउट्स आप पे क्लियर किए जाएँगे, और बहुत सारे रूल्स जो है सो वो भी इसमें मॉडिफ़ाई होते रहेंगे। जैसे-जैसे मॉडिफ़ाई होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और अगला वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ इसी गेम के ऊपर, मैं आपको प्रैक्टिकली सारे सिग्नल्स दिखाऊँगा कि कैसे फाउल्स होते हैं, कौन-से सिग्नल होते हैं, कौन से रूल्स एक्चुअल में ग्राउंड में फॉलो किए जाते हैं, वो सारे मैं आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे करके दिखाऊँगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। लाइक अस, कमेंट अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू वंस अगेन।